तो एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में। और अकाउंटिंग गुरु में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका इशू फॉरफीटर एंड री इशू ऑफ अ शेयर। भाई ये आपका कंपनी अकाउंट का यूनिट नंबर 2 हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जो बच्चे सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिसंबर महीने में देने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 नंबर का सवाल तो आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, तो इस यूनिट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है एक बार देखो, आपकी स्टडी मटेरियल में ही ये चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया गया है, क्या कहता है? कहता है वेरियस टाइप ऑफ द शेयर्स एंड द शेयर कैपिटल। वेरियस टाइप ऑफ शेयर यानी आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि भाई टाइप ऑफ शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर ये हमको पढ़ना है, और साथ ही साथ हमको टाइप ऑफ शेयर कैपिटल भी हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, लेकिन भैया मेरी बात सुनिए, किसी भी चीज का अगर हम टाइप पढ़ें तो उससे पहले हमें उसका मेन पोर्शन भी पढ़ना होता है। यानी आप यहाँ पे मीनिंग ऑफ शेयर एंड टाइप ऑफ अ शेयर, मीनिंग ऑफ शेयर एंड टाइप ऑफ क्या, शेयर, ठीक उसी प्रकार मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल और टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड टाइप ऑफ क्या, आपका शेयर कैपिटल। ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को क्या करने हैं, लिख लेने हैं, और हम आपको इस चैप्टर में इन्हीं टॉपिक को लेकर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वन बाय वन चीजें हम सारी क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इतनी चीजें जब आपकी कवर हो जाएंगी तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका ये चैप्टर क्या हो चुका है, अब समाप्त हो चुका है। तो सबसे पहला क्या है, मीनिंग ऑफ शेयर एंड टाइप ऑफ शेयर। दूसरा क्या है, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। तीसरा इशू ऑफ शेयर, मतलब जर्नल एंट्री रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर। फिर उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, और फिर आपका आखिरी में शेयर फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर फॉरफिटेड। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है ये 6 पॉइंट आपको इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है बेटा जी, पढ़ना है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब तो सबसे पहले अब हम इस चैप्टर में सबसे पहले समझने जा रहे हैं कि शेयर क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं। देखो, जब आप शेयर की बात करते हो, जब आप किसकी बात करते हो बेटा, शेयर की बात करते हो, तो शेयर का मतलब क्या होता है हिंदी में, बताओ जरा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अंश कहते हैं। और अंश का मतलब क्या होता है, एक पोर्शन ना, एक पार्ट ना, एक पोर्शन या क्या आपका एक पार्ट। यानी जब आप यहाँ पे शेयर की बात करोगे तो शेयर का मतलब होता है यहाँ पे पार्ट ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी का हिस्सा ही क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। पूंजी का हिस्सा ही क्या कहलाता है बेटा जी, आपका शेयर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आपकी टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल आपकी 1 लाख की है। टोटल कैपिटल आपकी कितनी की है, 1 लाख की है। और जो आपका फेस वैल्यू है, जो आपका क्या वैल्यू है बेटा, फेस वैल्यू है, वो मान लीजिए 100 रुपया है। यानी एक शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ बेटा मुझे नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ मुझे नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे टोटल कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू। यानी सर 1 लाख डिवाइडेड क्या आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी नंबर ऑफ शेयर आपके कितने आ गए, 1000। नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए आपके, 1000। बताइए इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई शेयर क्या होता है, तो आप सीधा जवाब दे दीजिएगा कि सर शेयर का मतलब क्या होता है कि शेयर इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू, या इसी फेस वैल्यू को हम इशू प्राइस भी आगे कंसीडर करेंगे। अब ये इशू प्राइस क्या है, अभी इसको हम कुछ देर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। तो अब हम दूसरा पोर्शन अपना कवर करने जा रहे हैं, और वो क्या है हमारा, टाइप ऑफ शेयर।
तो बेटा जब हम शेयर की बात करते हैं या टाइप ऑफ शेयर की बात करते हैं तो जर्नली आपके सामने दो तरीके के शेयर दिखेंगे। कितने तरीके के शेयर दिखेंगे बेटा? दो तरीके के शेयर दिखेंगे। पहला है आपका इक्विटी शेयर, पहला क्या है आपका बेटा? इक्विटी शेयर। और दूसरा क्या है आपका? प्रेफरेंस शेयर। दूसरा क्या है आपका? इक्विटी शेयर और दूसरा क्या है? प्रेफरेंस शेयर। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई कितने तरीके के शेयर होते हैं तो आप सीधा आंसर दे दीजिएगा कि सर देयर आर द टू टाइप ऑफ शेयर। फर्स्ट वन इज द इक्विटी शेयर एंड सेकेंड वन इज द प्रेफरेंस शेयर। बताइए समझ में आया इतना? अब थोड़ा सा और बात करते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि भाई जरा बताइए शेयर इक्विटी शेयर होता क्या है या प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, या आपसे सवाल पूछेगा कि भाई इक्विटी शेयर के कितने पार्ट्स होते हैं या प्रेफरेंस शेयर के कितने पार्ट होते हैं, तो देखो एक चीज जानो, इक्विटी शेयर का कोई पार्ट नहीं होता, मैं पहले बता दे रहा हूँ। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के 8 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट होते हैं। ठीक है, अभी कैसे होंगे वो भी हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर के कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब वो अलग बात है कि सर हमने तो ब्लू इक्विटी शेयर के बारे में सुना है या रेड इक्विटी शेयर के बारे में सुना है। बेटा वो जो ब्लू है या रेड है ना, ये आपका शेयर जब आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बाय करते हैं तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ध्यान से सुनिएगा, जिस शेयर को हम जल्दी जल्दी खरीदते हैं वो ग्रीन शेयर कहलाता है। क्यों? क्योंकि सर जल्दी खरीद रहा है जल्दी बिक रहा है, जल्दी खरीद रहा है जल्दी बिक रहा है। ठीक है, लेकिन जो रेड शेयर होता है, ठीक है, क्या होता है? रेड शेयर होता है। इन शेयरों पे रिस्ट्रिक्शन होती है। क्यों? क्योंकि रेड है ये, आप इनको इजीली ना तो खरीद सकते हो, इजीली ना इनको क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। ठीक है, वो आपके ICAI की किताब में नहीं है। जब आप सेबी नाम की किताब पढ़ेंगे, जिसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, सेबी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है आपका? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये करता क्या है सर? देखो ये बेसिकली करता क्या है कि ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इन्वेस्टर यानी कौन? हम लोग। भाई हम ही लोग तो पैसा लगा रहे हैं कंपनी में, तो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है? आपका सेबी। जैसे जब हम बैंक की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? बैंक की, तो बैंक के रूल और रेगुलेशन को कौन मॉनिटर करता है? अब आप कहोगे सर RBI करता है। तो ठीक उसी प्रकार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इनसे रिलेटेड जो रूल हैं, जो रेगुलेशन हैं, वो कौन बनाएगा? आपका सेबी बनाएगा। और बेटा जी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सेबी की गाइडलाइन में आपका रेड, ग्रीन और एक और है येलो करके है। ठीक है, आप पढ़ोगे तो वहां पे चीजें मिलेंगी आपको। फिलहाल अभी हम इक्विटी और प्रेफरेंस पे लौटते हैं। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई इक्विटी क्या है, तो आप सीधा कहना कि सर इक्विटी वो होता है जो प्रेफरेंस ना हो। अच्छा, तो सर प्रेफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस वो होता है जो इक्विटी ना हो। अब बच्चे इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज कि सर ये क्या बात है। अब भाई सीधी सी बात है, यही डेफिनेशन है तो मेरी क्या गलती है? डेफिनेशन ही यही है। इक्विटी क्या सर? जो प्रेफरेंस ना हो। प्रेफरेंस क्या? जो इक्विटी ना हो, लेकिन हाँ इक्विटी के पास दो एडिशनल राइट है। दो क्या है बेटा? एडिशनल राइट है। और ये एडिशनल राइट की वजह से ही ना हम इसको प्रेफरेंस बोल देते हैं। प्रेफरेंस को हिंदी में कहा जाता है पूर्वाधिकार। क्या कहा जाता है बेटे? पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार का मतलब देखो, अधिकार दोनों के पास है, इक्विटी के पास भी है, प्रेफरेंस के पास है, लेकिन पहले, पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, तो इक्विटी के प्रेफरेंस के पास फिक्स, पहला अधिकार क्या है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव करने का अधिकार है।
फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव करेगा ये, और वो कब? बिफोर इक्विटी शेयर। बिफोर क्या आपका? इक्विटी शेयर। ठीक है, यानी दो लोग हैं, एक का नाम इक्विटी, एक का नाम प्रेफरेंस। तो सबसे पहले अगर आपका डिविडेंड देने की बात आई तो सबसे पहले किसको आप देंगे? प्रेफरेंस वाले को देंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहती है, सर ये डिविडेंड क्या होता है? कुछ लोगों के दिमाग में रहता है ये कंफ्यूजन। तो बेटा देखो, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड, नोट करेंगे मेरे साथ, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यानी जो प्रॉफिट का भाग होता है, जैसे आप पार्ट ऑफ शेयर निकाल रहे थे ना, पार्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे थे, ठीक उसी प्रकार जब आप प्रॉफिट को एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है जो आप देंगे, तो वही पोर्शन आपका क्या कहलाएगा बाबू? डिविडेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? डिविडेंड कहलाएगा। बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई? तो किसी ने पूछा कि भाई डिविडेंड क्या है, तो आप सीधा आंसर दे दीजिएगा, सर डिविडेंड का मतलब क्या होता है? हमारा पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है। क्या होता है बेटा जी? हमारा पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक चीज और जान लो, देखो इस डिविडेंड को हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है हमारा इंटरिम डिविडेंड और एक होता है हमारा क्या आपका? एनुअल डिविडेंड। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है बेटा? ये वर्ष के किसी भी महीने में आपको दिया जा सकता है, मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, ड्यूरिंग द क्या आपका? फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द आपका क्या? फाइनेंशियल ईयर। ये क्या कर दिया जाता है? पे किया जाता है। कभी भी ये क्या किया जा सकता है? पे किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका इंटरिम। और सर जो एनुअल होता है बेटा, ये एनुअल पे किया जाता है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी जब आपका 31 मार्च आएगा ना, 31 मार्च के समाप्त होने के बाद जो आपको पैसा दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा शेयर होल्डर को, उस प्रकार के डिविडेंड को हम कहेंगे एनुअल डिविडेंड। बताइए, इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपने क्या क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सर इक्विटी क्या होता है? नहीं, आपने सबसे पहले ये सीखा कि शेयर क्या होता है। तो आपने सीधा सीधा जवाब दिया कि सर शेयर का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ द कैपिटल। फिर मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, शेयर नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो पहला पॉइंट तो ये सीखा आपने। दूसरा पॉइंट आपने नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला सीखा, जिसका फॉर्मूला है टोटल कैपिटल डिवाइडेड फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू के स्लैश में आप लिख दीजिएगा इशू प्राइस। ठीक है, स्लैश में लिख देंगे इशू प्राइस, तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, ये फॉर्मूला अभी आपके काम आएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला जो मैं लिखा रहा हूँ ना, नंबर ऑफ शेयर, ये आगे काम आएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। फिर उसके बाद आपने तीसरा पॉइंट क्या देखा? आपने तीसरा पॉइंट देखा कि भाई शेयर कितने तरीके के होते हैं, तो आपने कहा सर इक्विटी, और दूसरा क्या? प्रेफरेंस। अच्छा, प्रेफरेंस के लिए मैंने आपको एक चीज बताई कि सर इसके कितने प्रकार होते हैं भाई? कितने पार्ट्स होते हैं? 8। अभी कैसे होते हैं अभी कुछ देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इसके एडिशनल राइट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला एडिशनल राइट हमारा समझ में आया कि नहीं आया? क्या था कि सर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इनको रिसीव होगा, और वो भी बिफोर द इक्विटी शेयर। बिफोर द क्या आपका? इक्विटी शेयर। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे पॉइंट का, यानी दूसरा एडिशनल राइट क्या है सर? इनका दूसरा एडिशनल राइट है रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ बाइंड अप ऑफ कंपनी बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल, बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी ये इनका दूसरा एडिशनल राइट है। क्या है कि सर इनका जो कैपिटल होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से क्या किया जाता है? पहले वापस किया जाता है,
जब कंपनी का क्या होने लगता है, समापन होने लगता है, या कंपनी क्या होने वाली होती है, बंद होने वाली होती है। अब इतनी बातें सुनकर आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, इक्विटी जो लेते हैं क्या वो बेवकूफ होते हैं क्या? भाई आपने दो एडिशनल राइट मेरे को बता दिया, इस हिसाब से तो प्रेफरेंस शेयर ज्यादा अच्छा है इक्विटी की तुलना में, तो क्या इक्विटी लेना बेवकूफ़ी है? तो इसका आंसर है नहीं बेटा। इक्विटी के भी अपने अधिकार होते हैं, इक्विटी के अपने फीचर होते हैं। जिस प्रकार आपने प्रेफरेंस के फीचर देखे हैं, दो एडिशनल राइट देखे हैं, ये इनका फीचर है। तो ठीक उसी प्रकार इक्विटी का अपना है और प्रेफरेंस का क्या है, अपना है। अब आप एक काम करेंगे, इतना नोट कर लिया सबने। अब इसके बाद आपका सबसे पहला काम क्या है, आप ये नोट करिए डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि ये आपके लिए जानना क्या है, बहुत आवश्यक है, वरना आप कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। हाँ भाई, पढ़ गया, चलो लो, मैंने आप लोगों के लिए डिफरेंस बना रखा है, दिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, अब आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, बाद में अपना नोट कर लीजिएगा, लेकिन पहले अभी आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए सबसे पहला डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डेफिनेशन क्या कहता है, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि सर इक्विटी क्या है, जो प्रेफरेंस ना हो, प्रेफरेंस क्या है, जो इक्विटी ना हो। ठीक है, अब डिविडेंड की बात करते हैं, दूसरा डिविडेंड। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं गेट द डिविडेंड फ्रॉम द रिमेनिंग इनकम आफ्टर पेइंग द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर। मैंने भी तो यही बताया था, यानी सबसे पहले डिविडेंड में किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस को या इक्विटी को? प्रेफरेंस को। और प्रेफरेंस को जो डिविडेंड दिया जाएगा वो फिक्स रेट से दिया जाएगा या फिर किसी भी रेट से दे दोगे आप? फिक्स रेट से ना। देखो क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट द प्रेफरेंस इन गेटिंग द क्या, डिविडेंड, डिविडेंड एट फिक्स रेट। एट क्या आपका, फिक्स रेट। बताइए ये दूसरा डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बारे में चर्चा ही कर चुके हैं। फिर उसके बाद कहता क्या है आपका, इधर वाला देखिए, ये तीसरा वाला डिफरेंस देखिए पहले, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये देखिए तीसरा पहले। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, तो सबसे पहले कैपिटल किसका पे किया जाएगा, इक्विटी का या प्रेफरेंस का? प्रेफरेंस का। क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ द बाइंड अप, एट द टाइम ऑफ बाइंड अप ऑफ कंपनी, बट दे कैन बी द क्या आपका, सोल्ड। बट दे कैन बी द क्या आपका, सोल्ड। मतलब क्या है, मतलब जो रिडम्पशन किया जाएगा, रिडम्पशन मतलब क्या होता है आपका, मैंने गलत पढ़ दिया क्या, हाँ गलत ही पढ़ दिया है, ये रहा, ये वाला मत पढ़िए अभी, ये मैंने रिडम्पशन वाला पॉइंट पढ़ दिया। हमको क्या पढ़ना था, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ना, हाँ ये वाला पढ़िए, ये पढ़िए प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला, ये देखिए पॉइंट जिस जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इक्विटी शेयर होल्डर आर रीपेड आफ्टर द पेमेंट मेड टू द क्या आपका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट द क्या आपका, लिक्विडिटी, लिक्विडेशन। यानी इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद ना। आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आफ्टर द पेमेंट ऑफ द क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसके बाद क्या करेंगे, कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द प्रायोरिटी
ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन और अ बाइंड अप ऑफ द कंपनी। बताइए ये डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? यानी अगर किसी ने कहा कि भाई पेमेंट किसको दिया जाए, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि सर प्रेफरेंस आपको प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाएगा, चाहे वो कैपिटल रिटर्न हो, चाहे वो आपका क्या हो, डिविडेंड हो। ठीक है। लिक्विडेशन मतलब वाइंड अप, वाइंड अप मतलब जब कंपनी खत्म हो जाए आपकी। ठीक है, ये लिक्विडेशन है। अच्छा, रेट ऑफ डिविडेंड देख लीजिए जरा, बताइए किसका फिक्स होगा बेटा? देखिए लिखा भी है ना, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ये क्या लिखा है? रेट इज अ हायर देन क्या आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यानी इक्विटी वालों का जो रेट रहता है वो ज्यादा ही रहता है। ठीक है, जैसे सपोज करो यार 100 रुपया हुआ, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर वालों को आपने कहा कि हम आपको 10 रुपया देंगे। अब चाहे 10 रुपया प्रॉफिट हो, चाहे 9 रुपया प्रॉफिट हो, चाहे 100 रुपया प्रॉफिट हो, उनको तो उनके आधार पे ही दिया जाएगा ना, है कि नहीं है? और जितनी पुरानी कंपनी होती हैं, आप सोचिए उनका प्रॉफिट बढ़ता ही रहता है कि घटता रहता है? बढ़ता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी गुडविल बढ़ती है रहती है ना। वो जब आप कन्वर्टेबल वाले रहेंगे तब। ठीक है, अभी बताएंगे कुछ देर में। अच्छा, वोटिंग राइट किसके पास है? देखिए जरा, इसके पास वोटिंग राइट है और इसके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं रहती है। किसके पास? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए जब मीटिंग होगी, तो मीटिंग जब होती है तो उसमें डिसीजन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो उस सबसे पूछा जाता है कि सर बताइए क्या इस मेथड को आगे बढ़ाया जाए, तो वहीं पे क्या आता है आपका? वोटिंग आती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का वैल्यू रखा जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों से भी बात तक नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। फिर कहता है अगला शेयर प्राइस, अगला डिफरेंस देखिए, कहता है नॉमिनल वैल्यू इज लेस देन द क्या आपका प्रेफरेंस शेयर। नॉमिनल वैल्यू इज लेस देन, नॉमिनल वैल्यू जो नाम मात्र वैल्यू होती है वो आपकी प्रेफरेंस शेयर से क्या रहती है? कम ही रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि जो नॉमिनल वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? इक्विटी वालों से ज्यादा ही रहती है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट कहता है राइट टू पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। सोच के बताओ यार, जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है, क्या वो मैनेजमेंट में भाग लेगा क्या? वो मैनेजमेंट में भाग ही नहीं लेगा ना। तो मैनेजमेंट में भाग कौन लेगा आपका? इक्विटी वाला लेगा ना। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? फिर अगला पॉइंट आता है आपका एक्लूमुलेटेड। ध्यान से सुनिएगा, ये एक्लूमुलेटेड शब्द आगे आएगा जब मैं आपको टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ाऊंगा। जब आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्लूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा, या जिसको हम एरियर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आपका? एरियर भी कह सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को आपको 10 रुपया देना है, फिक्स रेट है ना। अब मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 10 रुपए, इधर इक्विटी वाले भी खड़े हैं, तो पूरा का पूरा पैसा कौन लेके चला जाएगा? प्रेफरेंस। इक्विटी वाले खाली मुंह ताकते रह जाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। सही है। अब अगली बार मान लो प्रॉफिट हो गया 15, तो इनको कितना दिया जाएगा? 10, और इसको कितना मिलेगा? 5। ठीक है। मान लो प्रॉफिट हो गया 20, तो यहाँ मिला 10 और यहाँ मिला 10। ठीक है। अब एक्लूमुलेटेड की बात समझो। एक्लूमुलेटेड मतलब इकट्ठा या एरियर। अब मान लो किसी साल प्रॉफिट हो गया 9, किसी साल प्रॉफिट हो गया क्या आपका? 9। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम आपको टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये देखिए टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ये वाला प्रेफरेंस शेयर जरा देखिए, कौन सा वाला? ये क्यूमुलेटिव वाला। और ये क्या आपका? नॉन क्यूमुलेटिव वाला। क्यूमुलेटिव के पास एक राइट होता है, राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड। राइट टू रिसीव
दिख नहीं रहा है? अच्छा रुको, हम सफेद वाले से लिख दें क्या? हैं? अरे आजा आजा आजा, बस बस बस। राइट टू रिसीव एरियर ऑफ क्या? डिविडेंड। ये राइट किसके पास है? एक्लुमुलेटेड के पास है। यानी अगर आप नॉन एक्लुमुलेटेड हैं तो प्रीवियस के एरियर को आप हाथ नहीं लगा सकते। जैसे सपोज करिए, जब मैंने आपसे कहा कि आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 9, आपको मिलना कितना चाहिए था? 10, लेकिन अब आपको प्रॉफिट मिलेगा कितना? 9। क्यों? क्योंकि डिविडेंड क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन अब मान लीजिए आप एक्लुमुलेटेड होते तो अगले साल अगर 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, तो आपको 10 रुपए तो मिलता ही मिलता, साथ ही साथ 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाता। यानी जब आप एक्लुमुलेटेड वाले होते तो। लेकिन अगर आप नॉन एक्लुमुलेटेड हैं तो सिर्फ अगले साल कितना पाओगे आप? 10 रुपया पाओगे। कितना पाओगे आप? 10 पाओगे। ठीक है भैया। फिर आगे देखते हैं, देखिए क्या लिखा है इसमें। कहता है इफ डिविडेंड नॉट पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर इट्स लैप्स। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर वाले कभी भी एक्लुमुलेटेड वाले होते ही नहीं है। इनको पैसा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर अगले साल जब होगा तो दिया जाएगा। यानी इनके पास कोई भी एरियर का ऑप्शन ही नहीं होता। बात सुनिएगा, 1 नंबर का सवाल आएगा कि क्या इक्विटी शेयर भी एक्लुमुलेटेड होते हैं? तो आप लोग जोश जोश में यस मत लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे? सर एक्लुमुलेटेड ओनली फॉर द प्रेफरेंस। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए मेरे साथ। ए भैया, ए सामने कहता है इन केस ऑफ द एक्लुमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैन बी एक्लुमुलेटेड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर इफ नॉट पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। अगर आपने नहीं पे किया है तो आप अगले 3 साल तक उस एरियर को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। 3 साल का टाइम है आपके पास, सिर्फ 3 साल का। तो मान लो 3 साल के अंदर अंदर ना मिला तो फिर गए, खत्म, फिर भूल जाइए आप। आपको याद होगा जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने 3 साल का डेप्ट बताया था आपको, बैरियर ऑफ टाइम, जिसमें आपको बताया था कि अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं तो 3 साल के अंदर अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। रॉयल्टी में भी था। तो अब मान लो सर 3 साल बाद नहीं क्लेम किए तो फिर आपका वो पैसा भी क्या हो जाएगा? चला जाएगा। बातें समझ में आ गई बेटे? बातें आ गई समझ में? अब अगला पॉइंट क्या कहता है आपका? बोनस शेयर। आपको क्या लगता है बोनस शेयर किसको दिया जाएगा? इक्विटी या प्रेफरेंस? बिना पढ़े बताओ। इक्विटी वालों को तो बिल्कुल मिलेगा, प्रेफरेंस वालों की कोई बात करेगा ही नहीं। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो। अरे सब तुम्हें ही दे देंगे तो हम क्या रखेंगे? इक्विटी वाले ही सब तुम्हें दे देंगे तो क्या रखेंगे अपने पास? ये तो सोचो। क्या लिखा है? इक्विटी शेयर विल एंजॉइंग, इक्विटी शेयर विल क्या आपका? विल बी एंजॉइंग बोनस शेयर इफ द कंपनी, if by the company of the free of cost out of plumbing back of the profit। यानी जब कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी के पास क्या हो जाता है? बहुत प्रॉफिट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि कैश में पैसा ना देके, मतलब डिविडेंड में पैसा ना देके उनको क्या दे देते हैं? बोनस दे देते हैं। ठीक है, वो भी खुश, हम भी खुश। इसमें भैया इनके पास कोई ये राइट होता ही नहीं है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है आपका राइट शेयर। क्या है आपका? राइट शेयर। सर अधिकार अंश, ये क्या होता है? जैसे बेटा ध्यान दीजिए, जैसे सपोज करिए कि आप लोग सीए फाउंडेशन की क्लास में हैं, कहिए हाँ। हाँ, अब आप लोग पास हो जाएंगे, दिसंबर महीने में पेपर दे के जनवरी तक रिजल्ट आ गया, अब आप पास हो गए। आप किस में आ गए? अब आप कहोगे सर सीए इंटर में। ठीक, अब मान लो सीए इंटर में भी अब आपको कोचिंग तो चाहिए। ठीक है, हमने सीए इंटर की कोचिंग स्टार्ट की
और कोचिंग स्टार्ट करने से पहले ही हमारे पास रजिस्ट्रेशन भर भर के आने लगे, और क्लास में हमको बैठाना है सिर्फ 30 लोगों को, और रजिस्ट्रेशन नए वाले आ गए मान लो 50। अब एक बात बताओ, पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, पुराने बच्चों को कि नए बच्चों को? पुराने को ना, नए को तो बाद में देखेंगे। बस यही है राइट शेयर। यानी जब कंपनी नया शेयर कभी मार्केट में इशू करती है तो सबसे पहले वो अपने पुराने शेयर होल्डर के पास मैसेज करती है कि भैया हम मार्केट में नया शेयर इशू करने जा रहे हैं, लेना चाहते हो? तो आपने कहा कि हाँ हाँ लेना चाहते हैं, तो ठीक है, आपको मैंने राइट दिया। राइट मतलब क्या? अधिकार ना। मतलब दूसरा कोई खरीदे उससे पहले तुम खरीद लो, दूसरा कोई खरीदे उससे पहले क्या कर लो? तुम खरीद लो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखा है? कहता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, पढ़ो मेरे साथ बेटे। कहता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर enjoying pre-exemptive right of getting first priority of purchasing the equity share out of the new issue of the proportionate ratio। और इनके पास ये बेचारे कोई राइट नहीं इनके पास। बेटा दो दो राइट दिया है ना, दो राइट दिया है ना, उसी में खुश रहो, इससे ज्यादा उम्मीद मत करना हमसे। अच्छा कैपिटल की बात करें तो बेटा इक्विटी वाले जो कैपिटल होती है वो क्या होती है आपकी? परमानेंट होती है। और ये क्या होते हैं? अब समझ में आया क्यों नहीं दिया? अभी आपने कहा ना कि सर इसको दे रहे हो इसको नहीं दे रहे हो, इसलिए नहीं दे रहा हूं ना क्योंकि आप क्या हैं? आप टेम्परेरी वाले हैं। आपका जब इच्छा करेगा तब आप रहेंगे, जब इच्छा करेगा तब आप छोड़ के चले जाएंगे। तो एक बात बताओ, साथ निभाने वाले का साथ दिया जाता है कि जो छोड़ के चला जाए उसका साथ दिया जाता है? सही है कि गलत है? अब जैसे मान लो एठो तुम्हारी कोई है बाहर वाली, एठो कोई तुम्हारी घर वाली है, ठीक है? तो एक बात बताओ, सबसे पहले शॉपिंग किसके लिए करोगे? घर वाली के लिए कि बाहर वाली के लिए? हाँ, घर वाली के लिए, बाहर वाली के लिए नहीं। तुम बताओ। बाहर वाली के लिए, बहुत सही। तुम बताओ। है ना, घर वाली ना बाहर वाली, कहाँ हो? अच्छा तू जिंदगी भर योगी आदित्यनाथ रहबा का? अच्छा घर वाली अपनी है। अरे मालिक, जो सवेरे शाम भोजन करते हो ना, अगर गलती से एक दो बूंद इधर उधर कुछ किरा अलग से मिला दिया गया ना, तो कब प्राण पखेरु हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ठीक है बेटा, जितना इम्पोर्टेंट मोबाइल है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घर का रिसीवर है, जान लीजिए। जब बारिश होती है तो नेटवर्क गायब होता है लेकिन रिसीवर चलता रहता है। समझ में आया? तो इस कॉन्सेप्ट पे हमेशा याद रखना। मुसीबत में आपकी वो बाहर वाली छोड़ देगी, मुसीबत में ये घर वाली नहीं छोड़ेगी आपको, ठीक? तो इसी वजह से इनको हमने राइट शेयर नहीं दिया, ना राइट शेयर दिया ना ले सकते हैं। मतलब यार मैं आप अपना शेयर अपने से कैसे ले सकता हूँ? हाँ भैया, मैं अपना शेयर मान लो मेरे पास इक्विटी है, अब मैं उसको जब बेचूंगा तभी तो पैसा प्राप्त करूंगा, तो मैं अपना फ्री हूँ यार, मैं अपना शेयर बेचने के लिए, मैं अपना शेयर बेचने के लिए क्या हूँ? फ्री हूँ, किसी से पूछूंगा थोड़ो ना। भाई आपको जब मैं फीचर ऑफ कंपनी पढ़ा रहा था, जब मैं आपको फीचर ऑफ कंपनी पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पढ़ाया था, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, शेयर ट्रांसफर करने का मतलब ही यही होता है ना, कैपिटल लेना, वापस लेना पैसा ना, जिसको आप बाई बैक ऑफ शेयर पढ़ेंगे। फिलहाल आप में नहीं है ये, जब आप सीए इंटर में आएंगे तो वहां पे आप बाई बैक पढ़ेंगे, ईएसओपी पढ़ेंगे, राइट पढ़ेंगे, बोनस पढ़ेंगे, तब वहां पे ज्यादा चीजें आपको समझाई जाएंगी, ठीक है? फिलहाल फाउंडेशन में ये सब चीजें नहीं है। तो बेटा जी ये डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, सवाल बोलो। क्या क्या क्या? फिर से कहो, फिर से कहो। हाँ यार वो उनकी कैपिटल है।
डिविडेंड भी दिया जाता है, बोनस भी दिया जाता है, राइट शेयर भी दिया जाता है, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी होते हैं वो, और वोटिंग राइट भी उनके पास है। तो ठीक है, अब जैसे तुम बैंक में पैसा जमा किए, हर महीने तुमको मान लो 10,000 ब्याज मिल रहा है, ठीक है, तो सिर्फ ब्याज में ही संतुष्ट रहोगे या फिर अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे भी संतुष्ट रहोगे? दोनों पे रहोगे ना, एक पे काहे बोल रहे हो? दोनों पे आप रहोगे, प्रिंसिपल पे भी रहोगे, इंटरेस्ट पे भी रहोगे। ठीक उसी प्रकार चाहे हम इक्विटी लगाएं चाहे हम प्रेफरेंस लगाएं, तो जो हम एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे हैं वो डिविडेंड हो गया, और जो हमारा वो पैसा पड़ा है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। समझ में आ गया बेटा? तो ये चीजें हैं आपकी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है। ये डेफिनेशन आप जैसे है वैसे आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज मैंने आपको लिखा बताई भी है। इक्विटी क्या है एक बार पढ़ लीजिए। इक्विटी शेयर अंडर द कंपनी एक्ट 2013, इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच आर नॉट द प्रेफरेंस शेयर यही बताया ना। और प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर इज अ शेयर विच आर नॉट द इक्विटी शेयर। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? 10 दिस शेयर, पढ़िए क्या लिखा है? 10 दिस शेयर डू नॉट कैरी एनी द प्रेफरेंशियल राइट। फिर कहता है इन द अदर वर्ड इक्विटी शेयर इज वन ऑफ विच entitled to the dividend and the repayment of the capital। क्या शब्द लिखा है? after the claim of the preference share is satisfied, यानी जब उनको उनका कैपिटल या जब उनका डिविडेंड दे दिया जाएगा तभी हम अपना डिविडेंड या कैपिटल क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। यूजली द इक्विटी शेयर होल्डर कंट्रोल द अफेयर ऑफ द कंपनी। यही चीज मैंने भी बताया क्योंकि वो मैनेजमेंट के पार्ट में भाग लेते हैं कार्यों में। हेंस हैज अ राइट टू ऑल द प्रॉफिट आफ्टर द प्रेफरेंशियल डिविडेंड हैज बीन पेड, यानी उनका सारा का सारा प्रॉफिट हो जाता है जब वो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड क्या कर लिया जाता है? पे कर लिया जाता है। बताओ ज्यादा ज्यादा जैसे तुम क्या करते हो, जैसे मान लो गए तुम केक लाने, ठीक है, अब केक लाने के बाद तुमने क्या किया कि 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों को तुमने उनका 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 टुकड़ा दे दिया। अब दो चीज हो सकती है, या तो तुमको दो नहीं 3 चीज हो सकती है, या तो तुमको उनके बराबर ही केक मिले, या तो उनसे कम मिले, या तो उनसे क्या हो? ज्यादा। यही 3 सिचुएशन हो सकती है ना। तो एक्सेस का मतलब अगर ज्यादा बचा तो किसका? तुम्हारा और गोपालक तो होता है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। देखो अगला पॉइंट आप पहले देखो तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अगला टॉपिक है हमारा, क्या है आपका? टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगला टॉपिक हमारा क्या है आपका? टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसे है वैसे आप लोग इसको बना लेंगे। तो जब हम टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को बेटे 8 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? बोलो मेरे साथ, 8 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, और उन 8 कैटेगरी को याद करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है आपके पास? 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑन द बेस ऑफ कन्वर्जन। सबसे पहला क्या है बेटा आपका? जल्दी से याद कराइए। ऑन द बेस ऑफ कन्वर्जन या ऑन द बेस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, दूसरा है आपका क्या? ऑन द बेस ऑफ रिडम्पशन। तीसरा है ऑन द बेस ऑफ डिविडेंड, और चौथा है ऑन द बेस ऑफ पार्टिसिपेशन। ऑन द बेस ऑफ क्या आपका? पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब देखो कन्वर्जन या कन्वर्टिबिलिटी की जब आप बात करते हो तो इसके 2 पार्ट हैं। इसके कितने पार्ट हैं? 2। पहला क्या है? कन्वर्टेबल, दूसरा क्या है? नॉन कन्वर्टेबल। याद कर लीजिए तुरंत है। पहला क्या है? कन्वर्टेबल, दूसरा क्या है? नॉन कन्वर्टेबल। रिडम्पशन की बात करेंगे तो पहला है आपका रिडम्डेबल, दूसरा क्या है? नॉन रिडम्डेबल। डिविडेंड की बात करेंगे तो पहला क्या है? एक्यूमुलेटिव, दूसरा क्या है? नॉन एक्यूमुलेटिव। अच्छा एक्यूमुलेटिव नॉन एक्यूमुलेटिव बता दिया कि नहीं बता दिया?
बता दिया। क्या बताया मैंने ये बताया कि भाई अगर आप एक्यूमुलेटिव हैं, क्या हैं, एक्यूमुलेटिव हैं या क्यूमुलेटिव हैं, तो आपके पास एक राइट है। कौन सा राइट है आपके पास? क्या है? राइट है। एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे। चल गया? ठीक। क्या राइट है भाई कि आप एरियर ऑफ डिविडेंड क्या कर सकते हैं? रिसीव कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये राइट नहीं है तो आप एरियर ऑफ डिविडेंड भी क्या नहीं कर पाएंगे? रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर अगला क्या है? पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन में कितने हैं? पहला क्या है? पार्टिसिपेटिंग। दूसरा क्या है आपका? नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है बेटा, चीजें समझ में आ गई। अब हाँ, अब आइए समझ लेते हैं। हाँ, ये लिखा भी है। ठीक है, तो जैसे है इसको आप लोग वैसे क्या कर लेंगे? लिख लेंगे अपनी अपनी कॉपी में, और चीज़ों को हम क्या कर देते हैं? आपको समझा देते हैं। ठीक, आइए फिर जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने तरीके के होते हैं भाई? जल्दी से बताइए। 8। उनको, उनके बेस कितने हैं? 4। पहला क्या है? कन्वर्जन। दूसरा रिडम्पशन। तीसरा पार्टिसिपेशन। चौथा क्यूमुलेटिव। ठीक है, देखो पढ़ लो एक बार क्यूमुलेटिव वाला, बड़ी देर से चर्चा हो रही है इसकी। कहता है द डिविडेंड आर accumulated and therefore paid before anything paid to the equity shareholder। क्यूमुलेटिव मतलब वही इकट्ठा, एरियर। और नॉन क्यूमुलेटिव क्या है भाई? इफ कंपनी डू नॉट पे डिविडेंड इन द करेंट ईयर, क्लेम ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज क्या बेटा? पढ़ो, ये शब्द क्या लिखा है? लॉट्स। मतलब क्या होता है? खो गया, खत्म, अब नहीं मिलेगा। करंट ईयर में प्रॉफिट है तो करंट ईयर में ही मिलेगा। प्रीवियस ईयर का अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला है तो वो आपको नहीं मिलेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलें। आगे देखिए जरा क्या कहता है। अब पार्टिसिपेशन का बात करते हैं। पार्टिसिपेशन क्या होता है? देखिए, कहता है पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस शेयर हैज अ एडिशनल बेनिफिट। इनके पास एक एडिशनल बेनिफिट है। क्या? पार्टिसिपेटिंग इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अपार्ट फ्रॉम द फिक्स डिविडेंड। अभी भैया ने एक शब्द पूछा मुझसे कि सर मान लीजिए जब एक्सेस प्रॉफिट आ जाता है तो क्या उस एक्सेस प्रॉफिट में से हम प्रेफरेंस वालों को नहीं देंगे? तो बेटा अगर आप पार्टिसिपेटिंग नेचर वाले प्रेफरेंस शेयर हैं तो एक्सेस प्रॉफिट में आपका हिस्सा रहेगा, लेकिन अगर आप नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले हैं तो आपका हिस्सा भी नहीं रहेगा। अदर प्रेफरेंस शेयर who do not participate are called the non participating preference share। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए बेटा, चलें आगे। अब रिडम्पशन की बात कर लेते हैं। देखो जो रिडम्डेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, इनका जो मेच्योरिटी डेट होता है, वैसे मैक्सिमम 20 साल होता है। मैक्सिमम कितना होता है आपका? 20 साल। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 5 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर लिया तो आपका मेच्योरिटी पीरियड क्या है? आफ्टर द 5 ईयर। तो 5 साल के बाद आपको आपका कैपिटल कंपनी क्या कर देगी? वापस कर देगी। मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी आपको क्या कर देगी? वापस कर देगी। गलती यही तो नहीं, आप चीजें समझ रहे हो। बाइंड अप मान लो 5 साल से पहले हो गया तो तब तो देगी ना। बाइंड अप एक अलग चीज है और मेच्योरिटी चीज टाइम आपका एक अलग चीज है। बाइंड अप तो कभी भी हो सकता है भाई, लेकिन मेच्योरिटी तो फिक्स हो गई ना। मेच्योरिटी जो पीरियड होता है वो आपका क्या हो गया? फिक्स हो गया। ठीक है,
तो अगर बाइंड अप मेच्योरिटी से पहले है तो फिर आपको उसी समय देना पड़ेगा। और मान लीजिए बाइंड अप पता नहीं कब होगा, उससे पहले मेच्योरिटी आ गई, तब तो मेच्योरिटी पे देना ही देना है यार। ठीक है, नहीं, मेच्योरिटी के पहले तभी देंगे जब बाइंड अप का केस होगा। अगर बाइंड अप नहीं है तो पैसा भी नहीं देंगे। तो देखो क्या लिखा है, कहता है मेच्योरिटी डेट आ गई है आपकी, तो आपको कंपनी क्या कर देगी, पे कर देगी। लिखा है हैव द मेच्योरिटी डेट ऑन विच डेट ऑफ द कंपनी विल रीपे द कैपिटल अमाउंट टू द प्रेफरेंस शेयर एंड डिसकंटिन्यू द डिविडेंड पेमेंट। यानी जब यार प्रिंसिपल अमाउंट आप लौटा देंगे तो क्या फिर से डिविडेंड देना पड़ेगा आपको? फिर आपको डिविडेंड देने की आवश्यकता भी नहीं है। अच्छा, इरिडम्डेबल क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इरिडम्डेबल वालों को पैसा नहीं दिया जाता जब तक कंपनी का वाइंड अप ना हो जाए। क्या लिखा है, डू नॉट हैव एनी मेच्योरिटी डेट। इनकी कोई मेच्योरिटी डेट होती ही नहीं है सर इनको, लेकिन पैसा दिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाता। कब दिया जाएगा? एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, यानी जब कंपनी का समापन होगा तभी इनको पैसा दिया जाएगा, अदरवाइज इनको पैसा भी नहीं दिया जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट, हाँ, डिविडेंड की जब आप बात करोगे तो डिविडेंड ऑफ दी शेयर इज अ क्या बेटा आपका, फिक्स। इनको फिक्स रेट से डिविडेंड क्या किया जाता रहेगा, दिया जाता रहेगा। बताइए, ये 6 पार्ट ऑफ डिविडेंड, 6 पार्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? आगे देखो, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल कहानी क्या है भाई, आप गिरगिट वाली कहानी सुनो। गिरगिट क्या करता है, रंग बदल लेता है। तो अगर मेच्योरिटी पे, ध्यान दीजिए, आपके पास एक ऑप्शन आ जाए कि सर आपका मन करे तो पैसा ले लो और आपका मन करे तो आप कोई नई सिक्योरिटी ले लो। नई सिक्योरिटी का मतलब या तो आप इक्विटी ले लो या तो आप हाई क्लास ऑफ प्रेफरेंस ले लो। पहले 10 पाते थे, अब 12 पाल लो, 14 पाल लो, 16 पाल लो, यानी नया वाला, पुराना वाला नहीं, नया वाला, न्यू क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्राप्त करो आप। ठीक है, तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है देन इसका मतलब कि आप क्या हैं, कन्वर्टेबल हैं। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप क्या हैं, नॉन कन्वर्टेबल हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये इशू के टाइम, जैसे मेच्योरिटी के टाइम पे, मेच्योरिटी के टाइम सारा खेला मेच्योरिटी का है। कहता है देखिए, हैव ऑप्शन और अ राइट whereby they can be the converted into the ordinary equity share at some aggregated terms and the condition. A non-convertible simple do not have this option, has all other nominal feature of the preference shares. बताइए भैया, तो ये टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हमारा कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? कंप्लीट हो गया भैया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अभी हम लोग क्या क्या चर्चा कर रहे थे, क्या क्या हमने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था। देखिए भाई, सबसे पहले हमने आपको मीनिंग ऑफ शेयर, टाइप ऑफ शेयर, यही ना, यही सब चीजें। हाँ, ये देखो शेयर की डेफिनेशन है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। शेयर की आपकी क्या है, डेफिनेशन है, ये पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, शेयर रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ द इक्विटी ownership of the company, shareholder are entitled to any profit that the company may earn in the form of the dividend. They are also bearer of any losses that company may face. In the simple word, if you are the shareholder of the company, you hold the percentage of the ownership by issuing company in the proportion to share you have the bought. यानी जितना रुपया, जितने का आप शेयर खरीदेंगे उतने का ही आप क्या बनेंगे, मालिक रहेंगे, उतने के क्या बनेंगे आप, मालिक। और यहाँ पर एक शब्द यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देखिए जो आपके शेयर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनको आप बांट सकते हो। कैसे बांट सकते हो जानते हो? किसके आधार पे, पढ़ो, किसके आधार पे, प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पे। शेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके आधार पे, प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पे। किसके आधार पे, वोटिंग राइट के आधार पे। और किसके आधार पे, ट्रीटमेंट ऑफ इवेंट ऑफ लिक्विडेशन के आधार पे। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको डिफरेंस ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस करा रहा था
तो क्या मैंने ये तीनों पॉइंट कंसीडर किया था कि नहीं किया था? प्रॉफिट यानी एक को फिक्स, एक का नॉन फिक्स। वोटिंग एक के पास है, एक के पास नहीं है। इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, एक को पहले दिया जाएगा, एक को बाद में दिया जाएगा। बताइए ये नोट समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या बताइए भैया, कोई दिक्कत? वो टर्म्स और कंडीशन पे डिसाइड किया जाता है ना। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप 1 लाख लगाओगे 5 साल बाद कितना पाओगे? जब आप लेते हो पैसा, जब आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो वहां पे टर्म्स और कंडीशन लिखा रहता है। जैसे एक योजना के बारे में मुझे पता है, आपकी डाक खाना में वो है, किसान विकास पत्र, ठीक है, किसान विकास KVC ऐसे कुछ करके है। तो उसमें आप क्या करो कि अपना पैसा 9 साल 4 महीने के लिए लगाओ। और 9 साल 4 महीने यानी मेच्योरिटी क्या है? 9 साल 4 महीना। फिर 1 महीना आप और वेट करो, यानी 9 साल 5वें महीना आपको वो डबल करके दे देंगे। बीच में कुछ नहीं देंगे, ना तो देंगे ना तो वो आपसे लेंगे। मतलब आपके पास अगर पैसा पड़ा है, ले जाके जमा कर दो और भूल जाओ 9 साल 4 महीने के लिए है। 9 साल 4 महीने के लिए वो आपके ऊपर है। 500 रुपया से लेकर चाहे जितना, नहीं कोई लिमिट नहीं है। एक साथ, एक साथ। अरे बहुत लोग होते हैं यार, बहुत लोग होते हैं। अब ये जानो, जो पाए रहते हैं पैसा, जैसे 6 लेन 4 लेन 5 लेन में जो पैसा पाए रहते हैं, क्या करेंगे? ले जाकर जमा कर देते हैं, 9 महीना बाद फिर डबल हो जाएगा। अब भाई देखो, अगर मैं अपनी बात बताऊं, देखो मैं सरकारी नौकरी तो कर नहीं रहा हूँ कि कर रहा हूँ, नहीं ना। अभी जितनी एनर्जी है, क्या 10 साल बाद उतनी रहेगी? नहीं रहेगी। पैसा चाहिए 10 साल बाद तो और ज़्यादा चाहिए, तो क्या करो सर? मैं यही करता हूँ, अभी जितना रोना है रो लो, ताकि आगे चल के नहीं रोना पड़े। अभी जितना बचाऊंगा, आगे चल के उतना उड़ाऊंगा। मैंने तो यही सोचा है। अभी जवानी भले कष्ट में कटे, बुढ़ापा कष्ट में नहीं कटना चाहिए। बुढ़ापा तो बेटा दूसरे दूसरे देश में घूमेंगे यार, और नहीं तो क्या। जरूरी है कि इंडिया में रहा जाए। तो किसान विकास पत्र, अरे राजू, डाक खाना की है। डाक खाना आपका सबसे ट्रस्टेड है। आप ये जानिए, बैंक में आपका पैसा, अगर बैंक दिवालिया हुआ तो सिर्फ आपको 5 लाख ही मिलेगा। लेकिन अगर ये डाक, उसके अलावा नहीं मिलेगा। पहले तो 1 लाख था, अब 5 लाख मिलेगा। हाँ, और दूसरी बड़ी बात, डाक खाना अगर डूबा तो उसमें आपको पूरा पैसा मिलेगा। नहीं रख सकते, वो आपके ऊपर है, चाहे जितना रखो, मना कौन कर रहा है?